हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि मॉक स्टार्ट करें, अपना फीडबैक देना, और आप लोगों ने बताया ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी मॉक लेके आ गया हूँ। ठीक, आज के मॉक में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस लाए हैं जो कि इजी टू मॉडरेट रहने वाले हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और आप बताना क्या ऐसे सही रहेगा या नहीं। एक और न्यू चीज करने जा रहा हूं मैं, बहुत ही जल्द इस चैनल पे जीके की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज तक जितना भी लोगों ने जीके ऑफ जेएनके पढ़ाया है, आपको खुद पता चल जाएगा, उससे बहुत हायर लेवल का होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और शायद मैं वो खुद ना पढ़ाऊं, सर पढ़ाएं। ठीक है, हाँ सर पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला ही कह रहा है, autotrophic organisms can convert inorganic substances into organic food using external energy sources। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? देखो, मैंने आपको थ्योरी में सब कुछ बताया हुआ है। मैं अब चाहूंगा कि आप लोग रिस्पॉन्स करो और आप लोग आंसर बताओ। तो अपने मन में सोच लो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, फिर स्टेटमेंट सेकंड है, इन फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्लोरोफिल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर। देखो, इस पॉइंट को हाईलाइट करो यहाँ पे, फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर। और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? कह रहा है क्लोरोफिल कर रहा है। क्या आपने ऐसा कहीं पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है? ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहाँ से एंटर करता था? ऐसे कुछ ओपनिंग थे। ठीक है, याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है पर आपको याद आ रहा है, जिनको हम क्या बोलते थे? स्टोमेटा। स्टोमेटा बोलते थे। और स्टोमेटा के थ्रू डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाता था? सेल के अंदर एंटर कर जाता था। ये हमने पढ़ा था। ठीक, ना कि हमने ऐसा पढ़ा था कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल। और क्लोरोफिल किसके रिलेटेड है? क्या फंक्शन है क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल का फंक्शन है, यहां पे लिख देता हूं, लाइट को हार्वेस्ट करना। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग में इसका रोल था। यानी कि हमारा स्टेटमेंट टू क्या है? स्टेटमेंट टू हमारा गलत है। तो जहां जहां आपको टू दिख रहा है, ये बी में टू दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको स्टेटमेंट सी में भी क्या दिख रहा है? टू दिख रहा है। स्टेटमेंट डी में भी आपको टू दिख रहा है। तो यहां से ही हमारा आंसर निकल गया है। आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए, 1 and 3 ओनली। अब एक बारी हम थ्री को पढ़ लेते हैं कि थ्री हमारा क्या कह रहा है। स्टेटमेंट थर्ड कह रहा है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। क्या ऐसा होता है? मैं हीट्रोट्रॉप हूं, आप हीट्रोट्रॉप हैं, हम सभी किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो थर्ड भी करेक्ट, फर्स्ट भी करेक्ट। अब फर्स्ट क्या था? फर्स्ट कह रहा था कि कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स किसको? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक फूड में। देखो, आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है ना? उसमें क्या हो रहा था? लाइट थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको क्या कर रहे थे? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ग्लूकोज बना रहे थे, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। इसके साथ इनऑर्गेनिक में और क्या था? पानी था। ऐसी कुछ रिएक्शन थी कि नहीं थी? तो यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किसमें? ऑर्गेनिक फूड में। और यूज क्या करते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या था? हमारा था सूरज। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन है रेस्पिरेशन से। क्या कह रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली रिलीजेस मोर यूजेबल एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको जब रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने आपको तभी कहा था कि जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है किससे? एनारोबिक से। ठीक,
तो यानी कि स्टेटमेंट वन हमारा क्या है, स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक, देखो ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, उसके लिए जाके वीडियो देखो, आपने ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड, मैं अपलोड करी हुई है, वहां से देख लो। फिर कह रहा है ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डायरेक्टली। मैंने कहा था आपको कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी हो रहा है और यूकैरियोट्स में भी हो रहा है, और ये मेनली कहां हो रहा है, साइटोसोल में हो रहा है। ठीक, ये मैंने आपको बताया, साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और इसमें क्या है, ऑक्सीजन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या है, ऑक्सीजन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो 1 एंड 2 करेक्ट हो गए। देखो 1 और 2 एक साथ कहां है, यहाँ पे 1 है 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है 1 नहीं है, दो ऑप्शन के, यहाँ पे भी 1 एंड 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 एंड 2 है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है इन ह्यूमन स्केलेटल मसल्स, इन ह्यूमन स्केलेटल मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था जब हम क्या करते हैं, विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने बताया था आपको, इसमें मैंने एक आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला भी बताया था, वो किसमें होता है, यीस्ट में होता है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको स्केलेटल मसल यानी कि ह्यूमन मसल्स की दी थी। तो ये स्टेटमेंट थर्ड भी क्या है, करेक्ट। अब देखो थर्ड यहां भी है, थर्ड यहां भी है, अब फोर्थ पढ़ना ही पड़ेगा। फोर्थ कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इटसेल्फ। ये स्टेटमेंट हमारा सीधा सीधा क्या है, गलत है। तो 4 यहां से कट हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। केमिकल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, जहां पे रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व अ चेंज इन कलर, टेम्परेचर, स्टेट और एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। बहुत बारी देखो जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं या इवन 10th में जब हम प्रैक्टिकल करते थे, हमने देखा है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर की चीज है, ठीक, उसको हमने किसके साथ, पर्पल के साथ मिक्स करा और हमें कुछ ऐसा पिंक, लाइट पिंक चीजें मिल जाती थी, यानी कि कलर चेंज हो रहा है। अब कुछ रिएक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कैसे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े हमने। ठीक, आपने मुझे बताना है, आपने मुझे क्या बताना है कि जब हम डिटर्जेंट को वाटर में डालते हैं, ठीक, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। मुझे पता है आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप नहीं करोगे, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ कि कमेंट्स में बताना, देखते हैं आप, आपका जमीर। ओके, तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, करेक्ट है। इसमें आप चाय की एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखो चाय बनाना इज अ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, आपने वाटर डाला, वाटर में आपने क्या डाला, शुगर डाला, ठीक, ये डिसॉल्व हो गया, फिर आपने चाय पत्ती डाली, ठीक है, चाय डाली। अब पानी का कोई कलर नहीं था, चाय डालते ही कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक। अब इस फ्लैग में आपने क्या डाला, व्हाइट कलर का मिल्क डाला, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब ये क्या होने लगा, ये बॉयल होने लगा और साथ में क्या हो गया, इसका कलर कैसा, थोड़ा स्किन के जैसा कलर हो गया चाय का। तो यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट या एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, वाटर वेपर निकल रहे हैं जब चाय उबल रही है। बहुत इजी था, चाय से आपको सारा समझ आ गया होगा। फिर कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑलवेज इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जरा 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 रिकॉल करो, करो क्या था, बताओ भाई। आई होप जो मैंने रब करा ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ लिखने वाला था नहीं।
ठीक। मैंने ऑक्सीडेशन में आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक मैंने बताया था आपको गेन ऑफ किसका, ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या बताया था, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, हाँ ये बताया था सर। उसके बाद मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी मैंने क्या बताया था आपको, ऑक्सीडेशन बताया था, हाँ सर बताया था, आ रहा है याद आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बताया था क्या, कि लॉस ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन, उसको भी क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन कहते हैं। बताया था कि नहीं बताया था, आप लोग बताओ। ठीक है, ये तीन चीजें बताई थी, अगर आपको भूल गया था दोबारा से याद कर लो, अच्छे से नोट्स से रिवाइज करो, मैंने आपको ग्रुप में नोट्स दे दिए हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि वो नोट्स ओपन नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज आप गूगल पे जाएं, वहां पे उनको ऑनलाइन पीडीएफ में कन्वर्ट करें, वो हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं आजकल, तो एआई चल रहा है, तो करवा लीजिए यार, थोड़ी मेहनत तो खुद भी करो। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसने क्या बोला था, ऑलवेज, ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। टू जहां पे है उसको उड़ा दो, यहाँ पे टू है गलत, यहाँ पे टू है गलत, यहाँ पे टू है गलत, आंसर तो निकल गया ए। अब स्टेटमेंट हमें थर्ड एंड फोर्थ भी देख लेना चाहिए। रिडक्शन कैन बी अंडरस्टूड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन सर्टन रिएक्शंस, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिडक्शन में क्या हो रहा था, रिडक्शन में सबसे पहले आपने याद रखना है गेन किस किस का हो रहा है। गेन एक तो हाइड्रोजन का होता है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ ही, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन। उसके बाद क्या होता है, लॉस किसका होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे रिडक्शन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा था, रिडक्शन कैन बी अंडरस्टूड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन सर्टन केसेस, सब केसेस में नहीं, सर्टन केसेस में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इन रिडॉक्स रिएक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। रिडॉक्स, रिड ऑक्स, यानी ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन है, रिडॉक्स, रेड का मतलब है रिडक्शन, तो ये कह रहा है कि हमारी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ करके, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के रिलेशन में हमें क्या बताना है, कुछ स्टेटमेंट्स बताने हैं। कह रहा है कि ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको वाटर का रिएक्शन करके प्रॉपर बताया था, प्रूव करके दिखाया था कि ओबे कैसे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे ए स्पीशीज के कोई दो मॉलिक्यूल थे, ठीक है, अब ये टूटता है, यहाँ पे कितने हैं, टू मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ अगर ये ब्रेक हो रहा है ए और ए डैश में, तो इनका भी टू मॉलिक्यूल मेंटेन रहने चाहिए, तो यहाँ भी टू हो गए, ठीक है। यहाँ से मान लो अगर ये यहाँ पे 2 ग्राम थे, ये दो यहाँ पे बने, तो ये भी 2 ग्राम होने चाहिए, ठीक। ये सबसे सिंपल वे था आपको समझाने का, और प्रॉपर अगर अच्छे से समझना है तो जो मैं मेरे चैनल पे 5 आवर कुछ की कंप्लीट साइंस वाली वीडियो है, उसको पूरा जाके देखो, वहां पे मैंने डीप समझाया हुआ है। तो स्टेटमेंट हमारा 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है द कोफिशिएंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा H2O, ठीक। तो ये हमारा कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे सपोज कौन सी रिएक्शन लिख सकते हो, हाँ मैंने यहाँ पे मान लो वाटर की रिएक्शन, यहाँ पे H2 है प्लस यहाँ पे O2 है, और हमें क्या मिल रहा है H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक, तो इसको हमने बैलेंस करने के लिए, 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया, अब ये 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगाया। अब ये जो कोफिशिएंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं
मॉलिक्यूल्स के या फॉर्मूला में जो यूनिट्स इन्वॉल्व हैं उसको रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे टू का मतलब क्या होगा, इस कोफिशिएंट का क्या मतलब हुआ कि दो मॉलिक्यूल किसके, वाटर के, यही चीज यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ये देखो रिप्रेजेंट कर रहा है। या फॉर्मूला में एक चीज के, एक स्पीशीज के कितने यूनिट्स इन्वॉल्व हुए हैं उस चीज को ही ये रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये बात भी मेरी क्लियर हुई। अगर नहीं हुई तो भाई लिखो कमेंट में, ठीक है। 2 सेकंड लगेंगे, करो टाइप, बताओ टू भी करेक्ट। देखो 1 और 2 दोनों कहाँ है, यहाँ पे 1 और 2 है, यानी ये गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 नहीं है, 1 मिसिंग है तो ये भी गया। यहाँ पे 1 और 2 दोनों है, तो अब थर्ड पढ़ना पड़ेगा। चेंजिंग द सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या हुआ, मुझे दोबारा रिएक्शन लिखने दो। H2 प्लस O2 गिव्स अस H2। देखो मैं ये वाटर की रिएक्शन इसलिए लेता हूं क्योंकि इससे समझना इजी हो जाएगा। कह रहा है चेंजिंग सबस्क्रिप्ट ऑफ अ केमिकल फॉर्मूले इज एन एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जी नहीं, सबस्क्रिप्ट ये है, सबस्क्रिप्ट ये है, सबस्क्रिप्ट ये है। देखो अब ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है मैं बताता हूं आपको, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, अभी तक हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एक ही है। तो अगर मैं क्या करूं, मुझे चुल मचती है और मैं बोलूं कि सबस्क्रिप्ट में ही जो करना है भाई सबस्क्रिप्ट में करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे, एक सेकेंड प्लीज, वेट अ सेकेंड। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, हो गया। अब मैं बोलता हूँ सबस्क्रिप्ट में चेंज करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को मैं 2 लगा देता हूं। अगर मैं ऑक्सीजन को 2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। पर हाइड्रोजन पर बन गया, यानी कि ये वाटर तो रहा ही नहीं। वही बोल रहे हैं कि चेंजिंग सबस्क्रिप्ट ऑफ केमिकल फॉर्मूला इज एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। एक्सेप्टेबल कैसे होगा, जबकि हमने रिएक्शन में वाटर बनाना था, H2O बनाना था, हमारा रिएक्शन से वाटर बन रहा है, लेकिन सबस्क्रिप्ट चेंज करने से, अगर बैलेंसिंग के लिए मैं सबस्क्रिप्ट को चेंज करूं तो वो हाइड्रोजन पर बन जा रहा है। ये एक्सेप्टेबल कैसे हो सकता है, तो स्टेटमेंट थर्ड क्या हो जाएगा, गलत। तो जहां पे स्टेटमेंट 3 है उसको कर दो कट, ये डी ऑप्शन भी गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, फिजिकल स्टेट कैन बी इंडिकेटेड इन अ केमिकल इक्वेशन। ये सही बात है, बता सकते हैं यार हम। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये गैशियस है, इसका फिजिकल स्टेट, ठीक है, इसका भी गैशियस है। वाटर जो हमारा बनेगा, ये बना, ये भी गैशियस फॉर्म में बने, ये सब हम लिख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। बहुत सी रिएक्शन में आपने देखा होगा, जैसे सपोज वेट अ सेकेंड, यहाँ पे ए स्पीशीज है, इसके नीचे आपने ऐसे ब्रैकेट में एस देखा होगा। फिर यहाँ पे बी स्पीशीज है, उसके ऐसे नीचे ब्रैकेट में एल देखा होगा। इनका मतलब ये होता है कि ये जो ए स्पीशीज है इसको सॉलिड स्टेट में लिया है, बी स्पीशीज को लिक्विड स्टेट में लिया है। मान लो सी स्पीशीज है और ब्रैकेट में ऐसे जी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हमने गैशियस फॉर्म में लिया हुआ है। या सम टाइम ऐसे लिखा होता है कि मान लो जैसे मैं लिख रहा हूं जहां पे, एक सेकेंड यार, यहाँ पे लिख रहा हूं NaCl AQ एक्वस, इसका मतलब होता है कि ये लिक्विड, इसमें मॉइस्चर है। क्या है इसमें, इस NaCl में मॉइस्चर है, वाटर का कंटेंट है। तो ये आपको चीजें पता है यार, ये आपको सब पता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। देखो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है, हमें कंसीडर करना है। ओके करो भाई। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट वाला जो मैंने पढ़ाया हुआ है वही 5R की वीडियो में सब मिल जाएगा, वहां पे कंबाइन आपको, ठीक, वहां पे मैंने सब ये समझाया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो देखो 1 कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ, तो ये गया। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर कह रहा है कन्वेंशनल करंट
in an external circuit is taken to flow from higher potential to lower potential। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है बाय कन्वेंशन। जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, मान लो कि ये ठीक है, ये बैटरी के टर्मिनल हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कम। तो क्या होगा, बाय कन्वेंशन हमारी इलेक्ट्रिक करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होगी वो कहां से होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की ये डायरेक्शन, अगर हमारी इलेक्ट्रिक करंट की ये डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा होगा, यहां से यहां। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा टू भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है इन मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन मूव इन द सेम डायरेक्शन एज कन्वेंशनल करंट। कैसा हुआ, मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या बताया भाई, मैंने आपको बताया कि ये हमारा कोई वायर है, इसमें हमारी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो बाय कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, ब्लू से दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट फ्लो कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, अपोजिट। मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है हमारी, वो ऑलवेज फ्लो करती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि स्टेटमेंट थर्ड हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ। फिर कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये बिल्कुल सही बात है, ए से डिनोट करते हैं इसको। फोर्थ भी करेक्ट है। तो थर्ड गलत हो गया, तो ये भी गया, ये भी गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है उसके रिलेटेड बोल रहा है। ठीक, देखो कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इंक्रीजेस विद लेंथ। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने आपको तभी बताया था। आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, ठीक है, किस पे डिपेंड करती थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह वगैरह, आ रहा है कुछ याद। तो जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है, करेक्ट है, एकदम सटीक है। फिर कह रहा है रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर इंक्रीजेस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस डिक्रीज कब कर रही है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही तो था। अब अगर आप देखो अब क्या हो रहा है, यहां से एक सेकंड मैं ऐसे लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अगर एरिया हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ यूनिफॉर्म वायर इंक्रीजेस। ये दो वर्ड आप ध्यान से देखो, ठीक है। बाकी फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, ये हमने कांस्टेंट मान लिया, ये कांस्टेंट मान लिया। तो ये बात हमारी क्या हो गई, सही। 1 और 2 करेक्ट है। यहाँ पे अकेला 1 है, यहाँ पे अकेला 2 है। या तो डी हो सकता है या तो ए हो सकता है। ठीक, अब कह रहा है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ये बात गलत है। रेजिस्टिविटी क्या है, रो, ठीक है, और ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये गलत हो गया है। और ये ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आपको पता लग रहा है। ठीक, और रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार आप जो मैंने वीडियो में शीट लगाई हुई है वहां से देख लेना। फिर कह रहा है रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर। सही बात है, ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आओ भाई, फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ था इनर्शिया के रिलेटेड, आ रहा है याद। तो कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सही बात होगी, ये तो सच्ची बोल दिया। फिर कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कैन रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इवन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। सही बात है, ये भी करेक्ट है। ये करेक्ट कैसे है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कैन रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इवन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो।
अगर कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, आप उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, आप उस पे कुछ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन उस फोर्स का नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर नेट इफेक्ट जीरो हो रहा है तो वो जैसे की जैसी चल रही थी, नेट इफेक्ट जीरो का मतलब क्या हो गया कि अगर आप ये यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, क्या आप खड़े हो, आपका फ्रेंड आपको, एक फ्रेंड इस तरफ खींच रहा है, दूसरा फ्रेंड आपको इस तरफ खींच रहा है, दोनों ने इस पॉइंट से पकड़ा हुआ है, ऐसे खींच रहे हैं। मान लो कि ये आपको 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, ये भी आपको क्या 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। जितना फोर्स इसने इधर लगाया उतना ही फोर्स इसने इधर लगाया, तो क्या आपकी पोजीशन ये चेंज कर पाएंगे? नहीं, आप यहीं पे क्या रहोगे, खड़े रहोगे। वही चीज ये कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में है, अब क्या हो रहा है, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, तो क्या ये जो है यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा? बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। यानी 1 एंड 2 करेक्ट हो गए, 1 एंड 2 यहां भी, 1 एंड 2 यहां भी, इसको काट दो। अब क्या रहा है, फोर्स इज नेसेसरली रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, ऐसा नहीं है, कोई बॉडी यूनिफॉर्म है कि फोर्स उसको चाहिए ही मेंटेन करने के लिए। फोर्स हमें कब चाहिए होगी, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स हमें तब चाहिए जब हमें इसका क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, उसके लिए चाहिए, या इसको रोकने के लिए चाहिए। बट नेसेसरी नहीं है कि उसको अगर वो मोशन मेंटेन करना है तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो स्टेटमेंट थर्ड हो जाएगा गलत। फोर्थ कह रहा है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको जब पढ़ाया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तब भी पढ़ाया था, इनर्शिया के बारे में पढ़ाया तब भी बताया था कि मास पे डिपेंड करता है। तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4 ओनली, यानी कि ऑप्शन ए ही सही उत्तर है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ के बारे में, अब सेकंड लॉ की बारे है। सेकंड लॉ कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन मास रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, ये कहना चाह रहा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ठीक है। कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन में यहां पे लिखता हूं, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के। कब? जब मास क्या है, कांस्टेंट। मास कांस्टेंट का मतलब हो गया कि मास हमारा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स हमारी, सही बात है, यहां से फॉर्मूला से दिख रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। तो यानी कि 1 स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 2 स्टेटमेंट कह रहा है फॉर ए गिवन नेट फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। कह रहा है कि एक कोई गिवन फोर्स है और क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा ना लिखने में हो जाता है भाई, आई होप आप समझ रहे होंगे। कह रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बात कह रहा है। अब कह रहा है फॉर ए गिवन नेट फोर्स, हमें कोई गिवन नेट फोर्स दी हुई है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सही बात है, हमारी कोई फोर्स है, ठीक है। अब हमें यहां से एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, एफ अपॉन एम ए, ठीक। तो यानी कि अगर हमें फोर्स की कोई वैल्यू दी हुई है फॉर ए गिवन फोर्स, तो उसके रिलेशन में हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बिल्कुल सही बात है, यहां से हमें दिख रहा है, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर टू फोर्सेस अपेयरिंग इन न्यूटन सेकंड लॉ। ये ऐसा नहीं है, एक्शन एंड रिएक्शन आपने कौन से लॉ में पढ़ा था, थर्ड लॉ में पढ़ा था, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द एक्सेलरेशन। जो नेट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है वो उसका एक्सेलरेशन डिटरमाइन करेगी। सही बात है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हमारा मास कांस्टेंट हो तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। 1, 2 एंड 4 ओनली कहां पे है, ऑप्शन 1 में ही है। आज मैंने सारे ऑप्शन क्या ए लगा दिए हैं, अभी ऊपर से मुझे लग रहा है कि ए ऑप्शन ही आया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बताओ भाई तीसरा लॉ क्या था, याद है कि नहीं है, भूल गए? थर्ड लॉ कह रहा था न्यूटन बाबा का
कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यस, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही बात है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 2 कह रहा है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं, ये हो जाएगा गलत। देखो यहाँ पे वॉल है ना, वॉल। ठीक, अब यहाँ पे वॉल पे आके एक बॉल लगता है इस वॉल पे, तो अभी क्या हुआ, बॉल ने फोर्स लगाई किस पे, वॉल पे, यानी इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी। अब इसके रिएक्शन में वॉल ने फोर्स लगाई किस पे, बॉल पे, यानी यहाँ पे बॉल पे फोर्स लगी। तो ये कैसे कह सकता है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है? नहीं, एक्शन फोर्स जो है वो वॉल पे लग रही है और रिएक्शन फोर्स बॉल पे लग रही है। BALL, ठीक है, और ये WALL वाला, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, ऐसे मिक्स हो गया। तो सेकंड वाला गलत है, उड़ाओ भाई, जहां सेकंड दिख जाए उड़ा डालो, आ गया आंसर ऑप्शन ए। इतना टाइम नहीं लगाना है। ठीक, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस राइज ड्यू टू सेम इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। सही बात है। और फिर कह रहा है द फोर्स इन्वॉल्व इन एक्शन रिएक्शन पेयर्स मे प्रोड्यूस डिफरेंट एक्सेलरेशन इफ द इंटरेक्टिंग बॉडीज हैव डिफरेंट मासेस। ये बात भी बिल्कुल सही है, अगर बॉल का मास ज्यादा है और बॉल का मास कम है तो ये ज्यादा फोर्स लगा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सही उत्तर एक बार फिर से स्टेटमेंट ए हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुने आप सभी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपना फीडबैक कमेंट्स में क्यों नहीं देते हो। या तो आप वीडियो को क्लिक करते हो और भाग जाते हो, ठीक है, या तो आप पूरा देखते हो और फिर बताते नहीं हो। भाई कमेंट्स में बताओ। और चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा, मतलब छोटा चैनल है, 100 सब्सक्राइबर कुछ है, तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा है क्या? आप बड़े बड़े कोचिंग वाले जो हैं जी, एंड में कोचिंग माफियाज कहूंगा मैं उनको, बड़े बड़े कोचिंग वाले, ठीक है, अगर उनकी बड़ी बड़ी टीम्स है, उनके चैनल आप देखो वहां पे, और यहाँ के कंटेंट में अकेला बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसके कंटेंट में फर्क दिख जाएगा आपको, ठीक है। चलो, ज्यादा बातें ना करते हुए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। कह रहा है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज एनर्जी। सही बात है, मैंने आपको बताया था कि फूड जब ऑक्सीडाइज होता है उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ये सही बात है। फिर कह रहा है एटीपी एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन सेल। देखो मैंने आपको बताया था एटीपी ब्रेक करता है, फिर एडीपी बनता है कि नहीं, ठीक। और इस ब्रेक के टाइम पे यहाँ पे ये फॉस्फेट के बीच में एक बॉन्ड टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट एनर्जी ट्रांसफर की तरह एक्ट करता है, इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये भी आपने याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। फिर कह रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एरोबिक कंडीशन जनरली यील्ड्स मोर एनर्जी देन फर्मेंटेशन। सही बात है यार, फर्मेंटेशन वगैरह में कहाँ ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। 1 2 एंड 3 करेक्ट है, 1 2 एंड 3 यहाँ भी है, 1 2 1 4 1 ये गया, 1 2 3 यहाँ भी है, आप देखना पड़ेगा। फर्मेंटेशन इन्वॉल्व कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऐसा नहीं था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तभी तो फर्मेंटेशन हो रहा है। तो कहां से हो जाएगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी 1 2 एंड 3 ओनली करेक्ट। तो इसी के साथ आज मुझे ये पता चल गया कि मैंने सारे ही ऑप्शन ए बनाए हुए थे। हाँ, ये देखो पता क्यों बनाए थे, क्योंकि मैंने आपको शायद से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिख जाएगा इसलिए, ठीक है। तो हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अब आपने मुझे क्या बताना है, आपने मुझे ये बताना है कि ये मैं कंटिन्यू रखूं सीरीज, या इस वीडियो के बाद दी एंड कर दूं, या जैसे मैं 10 दिन के बाद एक वीडियो लाता हूं वैसे ही लेट वीडियो लाऊं, या आप चाहते हैं कि कल भी एक ऐसा ही मौका जाए, परसों भी एक ऐसा मौका आए, या कल छुट्टी रखें परसों मौका आए। प्लीज प्लीज बताओ यार, बताओ कमेंट्स में बताओ, जितने ज्यादा कमेंट होंगे। मैं चाहूंगा कि ये वाली वीडियो में ना, ये वाली वीडियो में मिनिमम 10 कमेंट्स होने चाहिए, मिनिमम 10 होने ही चाहिए। मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो, 10 कमेंट होने चाहिए।
और लाइक देख लेना यार अपने हिसाब से। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखो, अच्छा खाओ पियो और पढ़ाई करो, बाय।